अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू हैं जिस पे गुफ्तगू करना होती है, लेकिन एक दो चीज़ों पे जिस पे आपने यानी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने कहा इस इशू पे भी ज़रूर बात करें जो अबू धाबी में हुआ है। जो हूती बागियों ने मुतशब्बा जो है अपना कह दें सस्पिशियस ड्रोन हमला जो है ना, एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद है, कह रहे हैं कि 2 इंडियन हैं। और ये बड़ी तकलीफ की बात है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, और डिटेल में भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक नोटिफिकेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये 17 जनवरी 2022 कल का है। आज हम जो प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं 18 जनवरी 2022 रोज़ मंगल सुबह 7:15 बजे देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 177 और 175 ये दोनों बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, और मैं इस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बता चुका हूँ। यहाँ सीनियर मोस्ट जज ने बनना है चीफ जस्टिस। जज सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियरिटी की कोई बात नहीं है। अब चूँकि चीफ जस्टिस जो जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब है, ये सीनियर मोस्ट जज हैं, और ये चीफ जस्टिस 2 फरवरी 2022 को हलफ लेंगे और बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देंगे, और 2023 तक आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। बड़ी तफसील में मैं बता चुका हूँ। बेहतरीन इंसान है, और अदालत में जो इन्होंने काम किए हैं इनकी ज़ात पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और उम्मीद है कि जुडिशल एक्टिविज़म इनके दौर में बढ़ेगी और आगे की तरफ जाएगी। अभी जो आपसे गुफ्तगू करनी बड़ी मज़ेदार है। सना बुचा शब्बर जैदी के साथ प्रोग्राम था, और बड़ी तैयारी के साथ किताब पे नहीं, वो जैसे किसी ने नोट बना के भेजे हैं। मरियम नवाज़ मीडिया ग्रुप ने, सोशल मीडिया ग्रुप ने नोट बना के भेजे कि आप शब्बर जैदी को वो बड़ा तरीके से टैक्स के हवाले से कि तनख्वाह ना ली तो बड़ा, लेकिन कमाल है कि शब्बर जैदी ने इतना बेहतरीन जवाब दिया, और ये हाथ मलते रह गई, इसको कुछ समझ नहीं आई। और इस तरह के साफियों या अनकर हजरात को शर्म आनी चाहिए। सच बताएं कौम को, और बेहतरीन तरीके से। और मैं बता चुका हूँ आपको, ये तनख्वाह, ये अकामा जो है ना, अकामा जो बंदा लेता है तो वो तो एक तरह की शहरियत है, और अकामा उसको मिलना है जो मुलाजिम है। तनख्वाह ले या नहीं, इशू ये नहीं है, इशू है मिस डिक्लेरेशन का। 62(1)(f फिर बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, और वो फैसला जिसमें डिस्क्वालीफाई हुआ था पनामा केस में, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है आपके लिए। वो शॉर्ट सा, ज्यादा लंबा नहीं, मैं सिर्फ उतना डाल रहा हूं जिसमें JIT बनाने का भी कहा था, लेकिन डिस्क्वालीफाई कहा कि नैब, सॉरी जिसमें नैब की हद तक भेजा था, JIT तो बन चुकी थी, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ और मामला नैब को भिजवाया गया। नैब का कन्विक्शन अलहदा है, डिस्क्वालिफिकेशन आइन के आर्टिकल 62(1)(f के तहत। चलते हैं, आपको सना बुचा और शब्बर जैदी ने क्या बेहतरीन जवाब दिए, सुनिएगा। पे वापस आ जाते हैं। अब आपने जो कहा, जो टांगे कांपी तो नहीं कोर्ट, अब ये बता दीजिए क्या जब तक कोई आमदन या तनख्वाह आपने वसूल ना की होगी तो अब आप पर क्या जो टैक्स है वो वाजिबुल अदा है, और क्या उस पर वसूल किए बगैर भी एडवांस में टैक्स कटौती या अदायगी बनती है? मेरे बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, मैं पैनामा केस वाले बात कर रही हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर अपना अपनी तनख्वाह ही नहीं ली तो उन पर टैक्स वाजिबुल अदा है? कौन सी तनख्वाह उसकी बात कर रहे हैं आप, जो सऊदी वाली बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए मेरी बात सुने, वो तो इतना मज़ाका फुल बात है जी। आप मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी, और वो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद एक दुबई कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है। आप मुझे ये समझाइए जरा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की जो जॉब है ना मैडम, शायद आपको पता हो, ये फुल टाइम जॉब है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद किसी दुबई की कंपनी का एम्प्लॉई होता है ना, तो ये तो वैसे ही 62% में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, टैक्स तो बाद में आएगा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इज अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कोई पाकिस्तान का मिनिस्टर जिसके पास अकामा है, ही इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड।
आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? अकामा इज अ एम्प्लॉयमेंट इन यूएई। जो आदमी यूएई में एम्प्लॉय है तनख्वाह ले या नहीं ले, अच्छा। अगर वो ये कहता है कि मैं यूएई का एम्प्लॉय हूँ, तो वो आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं हो सकता, एमएनए भी नहीं हो सकता। ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है मैडम, ये अच्छा। कोई चौकीदारी नहीं है। ठीक है, अकामा होने की वजह से चाहे आपने पैसे वसूल किए हो, तनख्वाह वसूल की हो, आप इतनी पढ़ी लिखी खातून है, आपके ख्याल में अकामा क्या होता है? अकामा क्या चीज है? सर इट्स अ वर्क परमिट। वर्क परमिट ऑफ व्हाट? वर्क परमिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। यस। So are you saying that the Pakistan Prime Minister is an employee of some UAE company? Are you serious? So are you saying that he was employed but he did not take a salary? How is that possible? Either he is saying wrong in Pakistan or he is saying wrong in UAE. Okay. पर क्या हमें कोई ऐसे शुकूक व शुबहात हमें मिले हैं कि उन्होंने कोई रकम वसूल की हो एज सैलरी या एज कोई पेमेंट? अरे यार मैडम, सैलरी की बात ही नहीं है। जी आपने वो सारी गुफ्तगू सुन रही, अब तो आपको यकीन आ गया इन चीज़ों को सामने रखते हुए, और ये सच है, कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी बात नहीं हुई है। एक और बात जिस पे वो मेरी सोशल मीडिया टीम ने ख़ास तौर पर कहा, ये ज़रूर बात करनी है। हामिद मीर का एसके नियाज़ी के साथ एक इंटरव्यू, जब इसको बाहर मुल्क से बाहर नहीं भेज रहे थे तो 4 हफ्ते का जब इजाज़त मिली तो उन्होंने कहा भेजने चाहिए हामिद मीर ने, और ये वापस आएंगे, नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा शोर मैं डालूंगा। ये हामिद मीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एसके नियाज़ी साहब के साथ वो भी ज़रा सुन ले, मैं सिर्फ ये चेहरे बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। और कितना भी बोले हैं ज़रा, यहाँ भोला ज़रूर है वो हामिद मीर, लेकिन बोला नहीं वो। ज़रा सुनिएगा एसके नियाज़ी के साथ क्या गुफ्तगू की, और बैकग्राउंड पे मैं फिर वो ऑर्डर भी चला रहा हूँ जो 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि वो बैठ के करेंगे, बताएंगे और लेके आएंगे। सॉरी, ज़रा वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ज़रा सुनते हैं हामिद मीर ने एसके नियाज़ी के प्रोग्राम में क्या करा। एसके नियाज़ी ने वाजे कहा कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, सुनिएगा। रूल ऑफ लॉ को हम क्यों कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमल आप देखें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अदालत की मंजूरी से गए हैं 4 हफ्ते के लिए, तो आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूं। 4 हफ्ते पूरे होने दें आप। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो सबसे ज्यादा शोर मैं मचाऊंगा। क्यों नहीं वापस आते? नहीं, उसने आना ही नहीं है वापस। जी आपने वो भी सुन लिया, और अब आपको पता है मेडिकल बोर्ड बन चुका हुआ है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतज़ार है। आज महल 5 दिन पूरे हो गए, आज किसी वक्त भी आज रिपोर्ट वो रिलीज़ हो सकती है। उसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि नवाज शरीफ ने कैसे बेवकूफ़ बनाया है। अब चलते हैं, आपको जो असल बात आपकी थी कि अबू धाबी में जो हूती बागियों के जो सस्पिशियस ड्रोन हमले में एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं, और ये आपको पता है मुत्तहदा यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी में आग लगने के अपना 2 वाक़यात में ना 3 अफराद और हलाक हुए, 6 ज़ख्मी हुए। जबकि यमन के हूती बागियों ने दावा किया कि उन्होंने ड्रोन के ज़रिए हमला किया जिससे ये तबाही हुई है। और ICAD-3 अमारती पुलिस के मुताबिक अबू धाबी में ये मुस्फा का एक इलाका है जहां स्टोरेज एरिया में 3 फ्यूल टैंकर में आग लगी, जबकि एडनॉक अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नए तामीराती एरिया में एक मुकाम पर आग लगने का वाक़या पेश आया, और दोनों मुकामात पर आग लगी पर काबू पा लिया गया है। और इसी पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्रोन, ये सुनिएगा, ड्रोन की वजह से इन दोनों मुकामात पर आग लगी। ये ड्रोन इस इलाके में गिरे जिसके बाद आग लगी। यानी आप अबू धाबी सेव है या नहीं है सेव, लेकिन अगर किसी ने तो ये सारा काम आप किया तो इतनी आसानी से ये मामला, ये बड़ा सीरियस मामला है जो देखने वाला है। और इससे वैसे भी आप याद रखिएगा यूएई की जो ख़ास तौर पर इस वक्त वैसे ही माली हालात, माली नहीं मैं कह सकता कि वहाँ लोग अब जो एक रुझान बढ़ा था वो रुझान तकरीबन अब बहुत, यानी तकरीबन ही मैं काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है। और इमारती खबर एजेंसी ने ये मुस्फा के मकाम पर 3 फ्यूल टैंकर के, और ये सारी खबर की और बाकायदा बताया, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया में जो आग लगी उससे नुकसान कोई नहीं हुआ। और मैं बता चुका हूँ 2 हिंदू हैं, 2 भारतीय हैं और 1 पाकिस्तानी है। और यहाँ अगर आप छोटी सी चीज़ों को आप देखें और आपको समझ आ जाना चाहिए। और यहाँ पुरानी जनूबी कोरियन सदर और
और दिल्ली के वली अहद की मुलाकात मुलतवी हो गई। ये वाक़या ऐसे वक्त हुआ जब जनूबी कोरिया के सदर जाने उनके और दिल्ली के वली अहद से मुलाकात तय थी, लेकिन गैर मामूली हालात की वजह से मुलाकात को मुलतवी कर दिया। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ यमन की जंग के हवाले से, कि यमन खाना जंगी का आगाज़ 2014 में हुआ है, जब हूती बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करने का ऐलान किया था और हुकूमत का तख्ता उलटने को जवाब बनाकर सऊदी अरब ने यमन में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू की। सऊदी क़यादत में मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर ममालिक में यमन के ख़िलाफ़ बनने वाले अस्करी इत्तेहाद में शामिल हैं। यमन में होने वाले खाना जंगी में अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और इतनाज़ा की वजह से लाखों अफराद कहत साली का शिकार भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तनाज़े को हल करने के लिए, आपको याद होगा, देखना जी, बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया, क्योंकि यमन में लाखों अफराद खुराक और तबी सहूलियात की कमी का शिकार हैं और ये जो लड़ाई है मुल्क को कहत के दहाने पर ले आई है। ये हमारा सोचने वाली बात है। मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन ये हमें सोचना है कि इस मामलात को कैसे हल करना है। अभी आपको लेकर चलते हैं बड़े अहम इशू की तरफ। आपको पता है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कई मामलात में, मैं जो समझ रहा हूँ कि सूमोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने इख्तियार से तजावज़, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील की कल समाअत हुई। जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब की DB के सामने अशतर साहब ने जो नेवल फार्म, नेवी सेलिंग क्लब और नेवी गोल्फ कोर्स के ख़िलाफ़ अलग अलग अपीलों पर समाअत की। और यहाँ जो बताया उन्होंने अशतर साहब ने कि फ़ैसला जारी किया गया जिसमें उन्हें सुना नहीं गया और ना ही कोई नोटिस जारी हुआ, और जिस केस में फ़ैसला हुआ उस केस में पाकिस्तान नेवी फ़रीक ही नहीं था। और सिंगल जज का फ़ैसला पढ़कर बताया नेवी ने किससे ज़मीन ख़रीदी। जैसे आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स थे, क्या ज़मीन जो है ना, नेवी ने अपना ये जो सवाल पूछा ना कि नेवी ने कैसे ख़रीदी। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को कोई ज़मीन ख़रीद नहीं सकती, अगर ख़रीदना हो तो वजारत कानून के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या नेवी ज़ाती हैसियत में ज़मीन ख़रीद नहीं सकते हैं। ज़मीन तो फेडरेशन की है, मगर हर चीज़ का तरीक़ाकार मौजूद है। जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स थे और अशतर साहब प्रामा फिशाई जो सवालों के जवाब शायद दे नहीं पाए सही तरह से। और नेवी सेलिंग क्लब की ज़मीन वज़ीर आज़म ने अलॉटमेंट की और ये बताया अशतर साहब ने, इस तरह की बात मत करें। जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब ने बताया अभी तक ये नहीं बता सके कि सिंगल जज की हैसियत में किया गया में क्या कमी पेशी रहेगी, जो फ़ैसला है उसमें लेकुनास क्या है। और ज़रूर दस्तावेज़ात अपील के साथ मुंसलिक कर दें, फिर हम देखते हैं। और ये समाअत 19 जनवरी तक अदालत ने मुलतवी कर दिया है और सिंगल जज ने मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का कहा था जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब का। अगर सेक्रेटरी दिफा ने सिंगल रुकनी बेंच के जजमेंट पर अमल दरामद नहीं किया तो सेक्रेटरी दिफा ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। ये अदालती हुक्म तहरीर तौर पर नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें मेरे तक आई हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये सिंगल जज के फ़ैसले में बहुत से लकूनास हैं, अब डिपेंड करते हैं कब तक आता है। एक बड़ा अहम इशू है जो आपसे बड़ी गुफ्तगू करनी है। हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन का ड्रैकोनियन लॉ है, लैंड एक्विजिशन का। अच्छा, उससे पहले उससे पहले अगर मैं भूल जाऊँ, अशतर साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम इशू है और उसमें मैं ट्वीट भी चला रहा हूँ। अपना अकरम चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया है और वो ट्वीट आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए। और जो जवाब दिया ना उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने क्या कहा है आप ज़रा वो सुन लीजिएगा। उन्होंने साबिक़ अटॉर्नी जनरल के राय में साबिक़ नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने अपने हल्फ और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सिर्फ साबिक़ नेवल चीफ नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बेतौकीरी हुई है जिसके खिलाफ अपील की गई है। उतना जिस यूट्यूब प्रोग्राम पे चला है मैंने कोशिश की है कि उस पर चीज़ें ना, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रा आप ज़रूर सुन लीजिएगा कि आवाज़ में अशतर साहब ने इसके आर्गूमेंट दिया क्या कहें। इनॉग्रेट किया, अगर ऐसी ही जजमेंट्स हों तो फिर कल को हर वो प्राइम मिनिस्टर, हर वो मिनिस्टर, हर वो सेक्रेटरी, हर वो जज जो किसी इमारत का इफ्तिताह करे और बाद में ये पता चले कि वो इमारत जो है वो LDA, KDA, CDA के कवानीन से इरेगुलर थी, तो फिर जाहिर है उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होता नहीं है और ये एक बड़ी
अनहोनी सी जजमेंट सामने आई थी जिसको चैलेंज किया गया है। अब बड़ा है म्यूचुअल लैंड एक्विजिशन के हवाले से तरबेला डैम मुतासिरीन का 60 साल बाद फैसला कर दिया गया। अदालत ने मुतासिरीन के क्लेम के खिलाफ वापडा की अपील जो है ना वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने मुतासिरीन को मुआवजा मुतबादल ज़मीन की अदायगी से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। पॉलिसी के मुताबिक तरबेला डैम मुतासिरीन को मुतबादल ज़मीन नहीं मिली। ये जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के समाअत थी, पर समाअत हुई केस की मुतासिरीन को देने 206 मुतासिरीन को देने के लिए कितनी ज़मीन दरकार है। मुतासिरीन को देने के लिए 5,000 एकड़ ज़मीन दरकार है। वापडा रास्ता निकालें और मुतासिरीन की तलाफ़ी करे। बादशाह डैम मुतासिरीन के साथ भी वापडा ने मामला तय किए और 12 एकड़ अराजी के लिए 1,07,000 मुआवजा ना होने के बराबर है। अब ये मुतासिरीन के मामला को हाई कोर्ट फैसला की रोशनी में जायज़ा ले लेते हैं। वकील वापडा ने कहा और 3 रुकनी बेंच था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। प्रोग्राम ज़रा काफ़ी लंबा हो जाना है, मैंने और बात करनी थी लेकिन चूँकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।